नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह समवंशी कौटिल्य एकेडमी में। हमारी शतकों के शतक एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। आज उसी अगली कड़ी में हम फिर से भारत और विश्व के भूगोल संबंधी 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ महत्वपूर्ण तथ्यों के वर्णन को लेकर सामने हैं। दोस्तों, आप अपनी नोटबुक और पेन के साथ बैठ जाएं और तन्मयता से इस वीडियो को देखें। अन्य दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसका लोग अधिकाधिक लाभ उठा सकें। तो सीधे हम अपने प्रश्नों की इस व्याख्या में सीधे चलते हैं। पहला प्रश्न है, मलक्का जलसंधि किस किस को जोड़ती है? तो दोस्तों, ये जो जलसंधि है, ये शब्द ये बताता है कि दो जल राशियां मिलेंगी। जहां दो जल राशियों को मिलाने वाला जो प्रारूप है उसको जलसंधि कहते हैं। और मलक्का नाम से स्थापित है तो कहाँ है, किसको कहा जाता है? तो मान लीजिए यहाँ दो लैंड एरिया है, ये जमीन है और यहाँ पास एक व्यापक सागर है, इधर भी कोई व्यापक सागर है। तो ये जो संकरा एरिया रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जलसंधि बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? जलसंधि। एक शब्द और सुने होंगे, जल डमरू मध्य। तो जब कोई आकृति ऐसे हो, यहाँ ये स्थल भाग हो और इसके बीच जल एरिया हो, तो यहाँ पास जो जल संधि होगी उसको हम जल डमरू मध्य भी कहते हैं, क्योंकि इसका आकार लगभग डमरू के आकार का हो जाता है। तो इसको जल डमरू मध्य से भी बताया जाता है। अब यहाँ पूछा गया है कि किस किस को जोड़ती है। तो जल संधि जो होती है वो जल को जोड़ती है, जल राशि को जोड़ती है। जल धन संधि मतलब जल राशि को जोड़ने वाली। तो किसको जोड़ेगी? सागर या खाड़ी को जोड़ेगी। तो ये जल संधि जो है अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। इसका नाम है मलक्का जल संधि। ये मलक्का प्रायद्वीप के पास है। हमारा जो भारत का ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पास जो अंडमान सागर है और ये मलक्का प्रायद्वीप है, और इधर जो है दक्षिणी चीन सागर है। यहाँ मलक्का प्रायद्वीप के पास इस सागर को और अंडमान सागर को जोड़ती है। तो ध्यान रखेंगे, मलक्का जल संधि किसको किसको जोड़ती है? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। अर्थात जल संधि उसे कहते हैं जो जल राशियों को जोड़ती है लेकिन स्थल भागों को अलग करती है। तो जल राशि का काम होता है स्थल भागों को जोड़ना, यानी स्थल रूपों को जोड़ना और जल रूपों को जोड़ना और स्थल रूपों को अलग करना। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। डॉल्फिन चैलेंजर कटक जो है कहाँ है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों, कटक क्या होता है? भूगोल में अब बहुत से ऐसे शब्दावली जिसका आप यथार्थ अर्थ समझ लें तो बहुत आसान हो जाएगा उसका उत्तर जानना। तो कटक क्या होते हैं तो जानिएगा। हमारा जो एरिया है, मान लीजिए ये स्थल भाग है, यहाँ जो होते हैं पर्वत, पठार, मैदान, इनको हम उच्चावच कहते हैं। उच्चावच क्या होते हैं? उच्चावच धरातल की ऐसी भू आकृतियां जो इनको ऊंचाई के आधार पर बांटा जाता है और देखने के आधार पर उनमें भिन्नता होती है। जैसे सबसे ऊंचे होते हैं पर्वत, पर्वत के बाद क्या होता है? पठार, फिर सबसे नीचे क्या होता है? मैदान। तो ये पर्वत हो गया, फिर उसके बाद पठार हो गया और फिर हो गया मैदान। पर्वत, पठार, मैदान में क्या अंतर है? पर्वत ऐसे धरातलीय उच्चावच हैं जो शिखर के रूप में होते हैं, इनका जो ढलान होता है सपाट होता है। पठार क्या होते हैं? पठार तो ऊंचे स्थान होते हैं, पहाड़ से यानी पठार से पर्वत से नीचे भी हो सकते हैं, ऊंचे भी हो सकते हैं, लेकिन उनका अंतर यह है कि इनका जो ऊपरी जो भाग है वो सपाट होता है। ठीक, शीर्ष नुकीला नुमा नहीं होता। शीर्ष नुकीला नुमा हो जाएगा तो पर्वत या पहाड़ कहलाएगा, और यदि वो सपाट है तो उसको हम कहेंगे पठार। जैसे पामीर, तिब्बत का पठार विश्व की छत कहलाता है, लेकिन सबसे ऊंचा है तो पर्वत नहीं कहलाएगा। क्यों कहलाएगा पठार? क्योंकि उसका जो सपाट ऊपरी हिस्सा है वो सपाट है, न कि नुकीला है। ठीक है, नुकीला जैसे हमारा माउंट एवरेस्ट ग्लेशियर जहां है, हिमानी, तो वहां वो नुकीले हिस्से हैं, इसलिए उनको हम पर्वत कहते हैं। तो पर्वत का ऊंचा जो शिखर है वो नुकीला होता है या ढलान, स्लोप उसका ज्यादा होता है पर्वत। ठीक, और ये जो है नीचे वाला स्थान मैदान कहलाता है। मैदान क्या होते हैं? ये मैदान जो होते हैं समुद्र तल से 200 मीटर ऊंचे अधिकतम होते हैं और ये समतल होते हैं। ठीक है, समतल जमीन से जुड़े हुए, और यहाँ प्रायः उपजाऊ मिट्टी ही होती है। तो ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पूछा गया है कटक क्या होता है। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमारी जो जमीन है
जमीन भाग में जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं, पर्वत के भंडार, पत्थरों के भंडार, उनको हम क्या कहते हैं? पत्थर। लेकिन जो सागर में ऊंचे पर्वत होते हैं, मान लीजिए ये बहुत विशाल सागर है और यहाँ जो पर्वत हैं वो आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि वो सागर में है, पानी के नीचे हैं। तो सागर के नीचे भी ऐसे बहुत सारे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, लेकिन उस विशाल जल राशि के कारण हमको दिखाई नहीं देते, उनको हम कटक कहते हैं। तो स्थल भाग में जो दिखाई देने वाले पर्वत है उनको हम पर्वत कहते हैं, और जो उच्च अवच समुद्र में डूबे हुए हैं, आंशिक रूप से दिखाई देते हैं, जिनको हम द्वीप कहते हैं, वो इनके जो कुछ भाग ऊपर उभर आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? द्वीप। द्वीप क्या होता है? द्वीप ऐसा एरिया होता है, द्वीप ऐसी भूआकृति है, ऐसी स्थलाकृति है जिसके चारों तरफ क्या हो? पानी हो और बीच में क्या हो? भूमि हो। तो ऐसे हम स्थल को क्या कहते हैं? ऐसे स्थल भाग को द्वीप कहते हैं, यानी ऐसा स्थल भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, द्वीप कहलाता है। तो द्वीप जो है, द्वीप के रूप में ये दिखाई देते हैं कटक। तो कटक शब्द से मतलब है समुद्र के अंदर यानी पानी के अंदर डूबे हुए पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं। माउंट एवरेस्ट से भी कई ऊंचे पर्वत हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया डॉल्फिन कटक, चैलेंजर कटक, मतलब डॉल्फिन पर्वत और चैलेंजर पर्वत। लेकिन हम पर्वत नहीं कहेंगे। क्यों पर्वत नहीं कहेंगे? क्योंकि समुद्र के पर्वत हैं, तो उसके लिए हम कटक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कटक। ये कहाँ स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। दोस्तों, अटलांटिक महासागर, जो महासागर है अटलांटिक महासागर, ये जब आप विश्व का भूगोल पढ़ते हैं तो जो एशिया महाद्वीप है, उसके बाद यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और इधर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इधर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक। यहाँ जो ये जो महासागर है उसको हम कहते हैं प्रशांत महासागर, ठीक। लेकिन इसके ऊपरी पूर्वी तरफ और यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी तरफ, अभी हम प्रशांत महासागर का देख लिए, एशिया के पूर्व में और अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में। कौन सा है ये? प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर है। लेकिन यदि हम अटलांटिक महासागर की बात करें तो आप तो ये देखें हैं, मान लीजिए ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक। ये दक्षिण अमेरिका है। तो इसके इधर साइड जो यूरोप महाद्वीप है, यहाँ ये यूके है, इसके बाद ये अफ्रीका है, और यहाँ जो एस आकृति का महासागर है इसको हम कहते हैं अटलांटिक महासागर। और ये जो महासागर है ये समुद्र के नीचे, ये महासागर क्या कहते हैं? अटलांटिक महासागर। और इस महासागर में इस तरीके से एक संरचना पाई जाती है, ठीक। इसकी आकृति तो एस के आकार की है क्योंकि ये स्थल भाग इधर है और जलीय भाग इस तरीके से है। तो इसको हम अगर आकार में देखेंगे तो लगभग एस आकृति का आता है। अब इस महासागर में यहाँ ये जो पट्टी है, यहाँ ये जो ऊंचे ऊंचे छोटे छोटे द्वीप दिखाई देंगे, लेकिन ये आंतरिक रूप से पर्वत है। और यही पर्वत क्या कहलाता है? अटलांटिक कटक। क्या कहलाता है? अटलांटिक कटक। और यह भूकंप ज्वालामुखी प्रवण क्षेत्र भी है, यहाँ ज्वालामुखी पट्टी पाई जाती है। और ये जो डॉल्फिन कटक है, चैलेंजर कटक है, इसी के भाग है। तो ये जो यहाँ पास से जाती है भूमध्य रेखा, ठीक, और ये भूमध्य कर्क रेखा जाती है इधर, और यहां से जाती है भूमध्य रेखा। तो यहाँ पास हमारा क्वेश्चन ये है कि डॉल्फिन कटक कहाँ है और चैलेंजर कटक कहाँ है। तो जो उत्तरी भाग है ये डॉल्फिन कटक कहलाता है, ठीक, इसको हम डॉल्फिन कटक कहते हैं। और दक्षिणी भाग कहलाता है चैलेंजर कटक। क्या कहलाता है? चैलेंजर कटक। तो ध्यान रखिएगा, कटक, चैलेंजर कटक, डॉल्फिन कटक अटलांटिक महासागर में है। उत्तरी भाग डॉल्फिन, दक्षिणी भाग चैलेंजर कटक कहलाता है। और कटक क्या है? समुद्र में डूबे हुए पर्वत हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो दोस्तों, ये जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी क्या होते हैं? ज्वालामुखी एक ऐसी क्रिया है, ऐसी भौगोलिक क्रिया है जिसमें समुद्र के अंदर तीव्र तापमान, दबाव, घनत्व के कारण जब धरती के नीचे का जो मैग्मा है, जो चट्टानों की पिघली अवस्था है, वो धरती पर किसी छिद्र के रूप में बाहर आ जाता है, जिसमें जलवाष्प होती हैं, धूल कण, गैस कण, बहुत सारे खनिज तत्व मिश्रित अवस्था में रहते हैं। और वह लावा जो गर्म तप्त चट्टानों की भांति है, स्थल भाग में आकर फैल जाता है, ठीक। स्थल भाग में आकर क्या हो जाता है? यहां से निकला और यहाँ फैल गया, ठीक। बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, यहाँ से गैसें भी निकलती हैं। तो ये शंक्वाकार आकृति में ये कई प्रकार की स्थलाकृतियां बनाता है, फैकोलिथ, बैतोलिथ, हम लोग पढ़ेंगे आगे।
तो यहाँ पूछा गया है कि ये ज्वालामुखी की हमने बात कर दी। ज्वालामुखी क्या होता है? ये मैग्मा जो है, मैग्मा नीचे रहता है, वो जब ऊपर आता है तो उसको हम लावा कहते हैं। ठीक, ठंडा हो जाता है, कठोर हो जाता है तो कई बार ऊंचे ऊंचे पर्वत भी बन जाते हैं और यहाँ से कई खनिजों की प्राप्ति होती है। ठीक, बहुमूल्य खनिज। पूछा गया है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो दोस्तों ज्वालामुखी जो है दुनिया में कई जगह पाए जाते हैं और उन्हीं में से एक क्षेत्र है भूमध्य सागर। आप जब यूरोप महाद्वीप पढ़ते हैं तो यूरोप महाद्वीप के बाद यहाँ पास ये अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप के पास ये भूमध्य सागर है। यहाँ फिर कुछ और ये लैंड एरिया है। ठीक, तो यहाँ पास भूमध्य सागर है और यहाँ है इटली। ये भूमध्य सागर है और ये इटली है। इटली देश में एक प्रांत है सिसिली प्रांत। सिसिली प्रांत में किनारे एक द्वीप है, उसका नाम है लिपारी द्वीप और लिपारी द्वीप में जो ज्वालामुखी है उसको हम कहते हैं स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, इटली में स्थित है, लिपारी द्वीप में स्थित है, सिसिली प्रांत में स्थित है, सिसिली प्रांत में, और ये कहाँ है? इटली में। तो ध्यान रखेंगे। ठीक, लिपारी द्वीप में स्थित है। इसका उपनाम क्या है? इसको जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। माने ये जो ज्वालामुखी उद्गार है इसके कारण भूमध्य सागर में प्रकाश की भांति, अंगारे की भांति प्रकाश की संज्ञा इसको दी गई है। इसके कारण वो क्षेत्र जो चमकदार होता है, चमकता है, तो वहां प्रकाश स्तंभ की भांति दिखाई देता है। इसीलिए स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है, आप इसको नोट करें, दिमाग में बैठा के रखें। ठीक, तो आप जब वीडियो को बार बार देखेंगे, तन्मयता से देखेंगे, जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको भूल जाते हो उनको नोट कर लेंगे, तो आपको जितने भी आप प्रश्न पढ़ेंगे उसके आंसर सुनेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। बस आपको एक बार अच्छे से समझ लेना है और जो चीजें भूलने योग्य हैं उनको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं? तो दोस्तों जो रेगिस्तान में बालू के स्तूप बनते हैं वो किस रूप में बनते हैं? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं रेगिस्तान होता क्या है। रेगिस्तान ऐसा मैदानी क्षेत्र होता है या ऐसा एरिया है, धरातली क्षेत्र है जहां वर्षा कम होती है। डेजर्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, मरुस्थल पर्यायवाची है। ठीक, तो मरु मतलब होता है धूल और स्थल माने स्थल भाग। ठीक, तो मरुस्थल जहां वायु ज्यादा चलती है, कंकड़ पत्थर होते हैं, वर्षा कम होती है, ऐसे स्थान को हम रेगिस्तान कहते हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा अफ्रीका में है, सहारा रेगिस्तान। भारत में सबसे बड़ा कौन सा है? थार रेगिस्तान। भारत में दो रेगिस्तान है, एक उष्ण और एक शीत। उष्ण रेगिस्तान थार का मरुस्थल विश्व का 10वां है और शीत मरुस्थल है भारत में लद्दाख में शीत मरुस्थल। लद्दाख में शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां वर्षा नहीं होती, वहां हिमकण, हिम आच्छादन बना रहता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है बनने वाले बालू के स्तूप किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण है। तो दोस्तों जो रेगिस्तान एरिया होता है वहां हवाएं चलती हैं और तीव्र गति से जब हवाएं चलती हैं, यानी जहां क्षेत्र में तापमान ज्यादा होगा, हवाएं हल्की होकर ऊपर उठ जाएंगी, तो वहां लो बन जाएगा क्या? हाई प्रेशर, और वहां लो प्रेशर बन जाएगा। तो जहां हाई प्रेशर है वहां से हवाएं लो प्रेशर की ओर चलेंगी और ये हवाएं जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएंगी तो अपने साथ जो ये मार्ग में छोटे छोटे कण होंगे या चट्टाने होंगी, इनको संघर्ष करते हुए आगे बढ़ेंगी। तो इसके कुछ कण टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और वो भी हवा के साथ उड़कर यहाँ इकट्ठे होते जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इकट्ठे होते जाएंगे और एक ऐसा समय आएगा जब ये भाग जो है एक प्रकार से पर्वत के रूप में बन जाएगा। माने ये ऐसे ऐसे इकट्ठा हुए, धीरे धीरे और ऊंचा हो गया, तो इस प्रकार से ये टीले नुमा बन जाएगा और ये जो छोटे छोटे धूल के कण हैं, रेत के कण हैं, वो इकट्ठा होकर आगे किस रूप में बन जाएंगे? पत्थर के, पर्वत की आकृति के रूप में बन जाएंगे, ऐसे ऐसे बन जाएंगे। ठीक, तो इसको हम कहेंगे संचित पर्वत। ठीक, क्या कहेंगे? संचित पर्वत कहेंगे, एक्यूमुलेटेड पर्वत। ठीक है, तो इस तरीके से रेगिस्तान में बनने वाले जो बालू के स्तूप हैं वो क्या बनाएंगे? संचित पर्वत। संचित माने इकट्ठा, उन धूल के कण, कंकड़ पत्थर, ठीक, रेत वगैरह, इन सब का मिलन बन जाएगा संचित पर्वत।
लोएस का पठार कहाँ अवस्थित है? दोस्तों लोएस का पठार, पठार तो हमने बताया क्या है। पठार धरातलीय उच्चावच का एक प्रकार है। पर्वत के बाद पठार, पठार के बाद मैदान। ठीक, तो लोएस नाम से जो पठार है वो कहाँ अवस्थित है? दोस्तों ये जो लोएस का पठार है, लोएस का पठार है, ये जो है वायु द्वारा मैदान का निर्माण करता है। ठीक है, यहां पास लोएस के पठार में वायु के अपरदन द्वारा क्या बनता है? मैदान बनता है। ठीक, उस पठार में क्या बनता है? मैदान बनता है। और वहां फिर उपजाऊ, जैसे ये अपरदन होगा, हवाएं चलेंगी, यहां से पठार से जो ऊंचे धूल के कण, बालू के कण हैं, इनको इकट्ठा करके ये हल्के रूप में यहाँ इकट्ठा करेगी जमीन में। और इसमें फिर जब कभी बारिश होगी पछुआ हवाओं के द्वारा, तो ये बारिश होगी तो ये जो मिट्टी है, मिट्टी के पत्थर के छोटे छोटे कण हैं, नरम हो जाएंगे, इनमें रासायनिक परिवर्तन होगा और मिट्टी में बदल जाएंगे अपघटित होकर। इस प्रकार से लोएस के मैदान का निर्माण भी होगा। क्या होगा? लोएस का मैदान का निर्माण होगा। और ये जो विशेषता है, ये जो क्षेत्र हैं, ये कहाँ मिलेंगे आपको? चीन में मिलेंगे। ठीक है, चीन में, पूर्वी चीन में मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो बताएंगे सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो यहां है एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक है एंडीज पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है ये? एंडीज पर्वतमाला। और यही एक देश है इक्वेडोर। क्या है? एक इक्वेडोर है। और इक्वेडोर में एक ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, उसका नाम था कोटोपैक्सी। क्या नाम था? कोटोपैक्सी। और इसकी ऊंचाई, ये ज्वालामुखी पर्वत था, हमने बताया कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो बहुत सारे जो लावा इकट्ठा करता है, तो अगर बहुत विशाल मात्रा में हुआ तो ये जो संरचना बनी, अगर ये ऊपर से नीचे ढलान के रूप में बन गई और ये फिर ठोस हो गई तो बन जाते हैं पर्वत। ठीक, पर्वत बन जाते हैं। तो इस आधार पर इक्वेडोर में भी एक कोटोपैक्सी ज्वालामुखी बना और यहाँ जो है एक पर्वत बना जिसकी ऊंचाई 5807 मीटर हुई, 5897 मीटर। तो इस प्रकार से दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत हो गया। ये कहाँ है? कोटोपैक्सी, इक्वेडोर में। और इक्वेडोर कहाँ है? इक्वेडोर है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है ये? दक्षिण अमेरिका में। और यहीं से जो है, यहीं से कर्क रेखा भी गुजरती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों रेशेदार क्या होता है? मतलब रेशे के रूप में, छोटे छोटे छिद्रों के रूप में, ऐसे ऐसे ये जो छोटे छोटे बादल हैं, ये इसके रूप में दिखाई देगा। और ये जो मेघ होंगे ये क्या कहलाते हैं? तो जो बादल हैं, बादल के कई प्रकार होते हैं। एक होता है पच्छाव मेघ। ठीक, पच्छाव मेघ के बाद आता है कपासी मेघ, जो इस तरीके से होंगे। और फिर एक होता है स्तरी मेघ। स्तरी मेघ जो है इस तरीके से समूह के रूप में होंगे, तो ये कपासी वर्षा मेघ कहलाते हैं। और सबसे नीचे स्तरी मेघ होते हैं। ठीक, तो ये जो रेशेदार के रूप में होंगे, सबसे ऊंचाई पर स्थित होंगे और इनको हम कहेंगे पच्छाव मेघ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये पक्षियों के पंखनुमा छोटे छोटे, इनको पच्छाव क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि पक्षियों के पंख के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में सबसे ऊंचे स्थान में दिखाई देते हैं, इनको हम पच्छाव मेघ कहते हैं। आगे बात करते हैं, सत्य कथनों का चुनाव करें। तो इसमें से जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें से आपको चुनाव करना है कि सत्य कौन सा है। तो स्टेटमेंट सीधे पढ़ते हैं हम। पहला लिखा हुआ है, हवा के तेज वेग से चलने वाले रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है? यानी जब मरुस्थल क्षेत्र में या जिस भी क्षेत्र में हवा तेज चलेगी, उससे जो कंकड़ पत्थर उड़कर जाएंगे और एक टीला बनेगा,
उसको हम क्या कहेंगे, तो उस टीले को हम कहते हैं मरु टिब्बा। ठीक, क्या कहेंगे उसको हम, मरु टिब्बा, माने धूल रेत के कण जो इकट्ठा बहुत तेज गति से मिलकर निर्माण करते हैं उसको हम मरु टिब्बा कहते हैं। ये राजस्थान में देखा जा सकता है। नवचंद्राकार रेतीले टीकों को अगर बात करें तो नवचंद्राकार जो रेतीले टीके बनेंगे उनको हम इस तरीके से बन सकते हैं या इस तरीके से बन सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, तो उनको हम कहेंगे बरखान। क्या कहेंगे, बरखान कहेंगे। ठीक, तो ये भी कथन गलत है और ये भी कथन गलत है। हवा के तेज वेग से चलने वाले रेतीले टीके मरु टिब्बा कहलाते हैं और नवचंद्राकार रेतीले टीलों को हम बरखान कहते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं। पेडी प्लेन पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, बिल्कुल सही है। ये जो पवन है अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उड़ाकर एक मैदान का जो निर्माण करती है उसको हम क्या कहते हैं, पेडी प्लेन। ठीक, और जिस तरीके से होता है पेनी प्लेन, पेनी प्लेन जो होता है नदी द्वारा, नदी जब बहती है अपने साथ बाढ़ के किनारों पर जो मिट्टी के कण इकट्ठा कर देती है वो जो मैदान बनता है उसको हम पेनी प्लेन कहते हैं। और हवा जो मरुस्थल क्षेत्र में धूल के कण इकट्ठा करके मैदान बनाती है उसको हम पेडी प्लेन कहते हैं। प्लेन मीन्स मैदान और पेडी मीन्स धूल के द्वारा, वायु के द्वारा बनाया गया। टोम्बोलो क्या होता है, सागरी जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। ये सही है, ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा और चौथा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो दोस्तों शीत मरुस्थल किसको कहते हैं? हमने बात करी उष्ण मरुस्थल, शीत मरुस्थल की। उष्ण मरुस्थल क्या होते हैं, जहां वर्षा कम होती है और गर्मी ऋतु होती है, गर्मी ज्यादा होती है। ठीक, और ये कहां बनते हैं, ये मैदानी क्षेत्रों में बनते हैं। ठीक, जो शीत मरुस्थल होता है ये पहाड़ों के ऊपर बनते हैं। क्यों? क्योंकि वहां टेम्परेचर कम होगा, हिमानी का प्रभाव रहेगा, माने बर्फ, वहां चट्टानें मिलेंगी, ग्लेशियर मिलेंगे। जैसे हमारे हिमालय में, भारत में जो हिमालय पर्वत है यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक, बहुत सारे ग्लेशियर हैं इस हिमालय पर्वत में। तो यहाँ जो लद्दाख है, लद्दाख में हमको क्या मिलेगा, शीत मरुस्थल मिलेगा। वहां वर्षा नहीं होगी, मरुस्थल ऐसे क्षेत्र कहलाते हैं जहां वर्षा नहीं होती, कंकड़ पत्थर भी होते हैं, चट्टानें होती हैं। तो जैसे राजस्थान में आपको मिलेगा उष्ण मरुस्थल, गर्म मरुस्थल, और लद्दाख में मिलेगा शीत मरुस्थल। पूछा गया है किस प्राकृतिक प्रदेश में शीत मरुस्थल कहलाता है, तो हम कहते हैं उसको टुंड्रा प्रदेश। क्या कहलाता है वो, टुंड्रा प्रदेश। भूगोल में अगर आप नक्शा देखेंगे कभी, तो भूगोल में जो नक्शा आप देखेंगे उसमें जो पृथ्वी का एक, मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो इसका जो ध्रुवी वाला रीजन है, ध्रुवों के पास में, यहाँ पास यानी 60 डिग्री अक्षांश, 60 डिग्री अक्षांश के बाद ऊपर वाला एरिया क्या कहलाएगा, टुंड्रा कहलाएगा। वहां ठंडी ऋतु जलवायु होगी, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, टुंड्रा। ऐसे दक्षिण गोलार्ध में भी है, तो नीचे के क्षेत्र को इधर आर्कटिक महासागर के ऊपर आर्कटिक प्रदेशों के क्षेत्र, जैसे साइबेरिया, साइबेरिया जो है रूस का हिस्सा है, उसके आसपास उत्तर का क्षेत्र कहलाता है टुंड्रा। तो टुंड्रा प्रदेशों में कौन से मरुस्थल मिलते हैं हमको, शीत मरुस्थल मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन से मरुस्थल मिलेंगे, शीत मरुस्थल मिलेंगे। आगे बात करते हैं, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों सिलिकॉन घाटी क्यों कहा गया है, कहाँ है, कहाँ अवस्थित है, यह बताना है। सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है, एक ऐसा तत्व है जिसका प्रयोग आईसी चिप बनाने में किया जाता है। हमारा जो मोबाइल है, मोबाइल में हम जो चिप यूज करते हैं उस चिप का निर्माण सिलिकॉन से होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन तत्वों का प्रयोग आईसी चिप के रूप में होता है, सेमीकंडक्टर के रूप में होता है, ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। तो सिलिकॉन से बनी होती है चिप। तो इसका जो कारखाना है वो कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को जगह है, और वहां जो है सिलिकॉन को एसआई से डिनोट करते हैं, एसआई से दर्शाते हैं, और
इससे जो है आईसी चिप बनाने का, आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको फुल फॉर्म बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ, इसके बनाने के कई कारखाने अवस्थित है। इसका प्रारंभ वहीं से हुआ था। तो ये कहाँ है आपका, कैलिफोर्निया में। और ये कहाँ है, यूएसए में, यूएसए में कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक, ये वही स्थान है जहां संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जो विचारधारा है या उसका विचार है उसको कार्य रूप में, लक्ष्य के रूप में हस्ताक्षर के द्वारा परिणित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुर्काना झील कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों तुर्काना झील की अगर हम बात करें तो ये कहाँ मिलेगी हमको? तो ऐसी बहुत सारी नदियां, झीलें, पर्वत, पठार, जनजातियों के नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो कभी चर्चा में रहे हों या किसी विशेषता के कारण फेमस हो। तो जो तुर्काना झील है एक खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है। और ये जो है ये केन्या में अवस्थित है। केन्या कहाँ है? अफ्रीका में है। ठीक, तो केन्या किस देश में है? अफ्रीका में स्थित है। और यही जो है कौन सी झील स्थित है? तुर्काना झील अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा केन्या में कौन सी झील अवस्थित है? तुर्काना झील। आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट में संबंधित सत्य कथनों पर विचार करें। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट हैं, कुछ सही हैं, उनको विचार करना है। ठोदोरजी के बारे में बताया गया है, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति। ये बिल्कुल सही है, ये भारत के थे। और सन 1984 में 5 मई 1984 को इन्होंने 5 मई 1984 को क्या किया? माउंट एवरेस्ट फतह किया, और बिना ऑक्सीजन के। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के ये सैनिक थे। और बाद में इनकी असम राइफल्स में किसी अभियान में मृत्यु हो गई थी। जॉर्डन रोमेरो, जॉर्डन रोमेरो जो है विश्व में सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर चढ़ने वाले अमेरिकी व्यक्ति हैं। ये कौन से हैं? अमेरिकी के, यूएसए के हैं, अमेरिका के हैं, अफ्रीका के नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और कामी रीता शेरपा सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले नेपाल के व्यक्ति हैं। ये सही है। मालावत पूर्णा विश्व में सबसे कम उम्र में एवरेस्ट चढ़ने वाली भारतीय महिला है। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, तेलंगाना की थी। और ये लड़की 13 साल 13 वर्ष 11 माह में, माने लगभग 14 साल की उम्र में इन्होंने 2014 में क्या किया? माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, सफल चढ़ाई करी। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। इसमें ये वाला गलत है, बाकी सब सही है ना। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है विश्व में जो नगर हैं और नदी के किनारे। तो नगरों के नाम और नदी, इनका मिलान करना है। काहिरा क्या है? मिस्र की राजधानी है। और मिस्र कहाँ है? अफ्रीका में है। और वहां से कौन सी नदी निकलती है? नील नदी। तो नील नदी का प्रवाह उस क्षेत्र से होता है। नील नदी के किनारे कहाँ है? माहिरा स्थित है, काहिरा स्थित है। काहिरा क्या है? मिस्र की राजधानी, इजिप्ट की राजधानी है। इसीलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी वहां है, वहां नील नदी के द्वारा, चूंकि अफ्रीका महाद्वीप सवाना सहारा रेगिस्तान के कारण वो अनुपजाऊ क्षेत्र में आता है, लेकिन यहाँ नील नदी चली जाती है, उस क्षेत्र में अच्छी खेती होती है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे नील नदी का वरदान। पर्थ क्या है? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ये ऑस्ट्रेलिया में जो पर्थ बंदरगाह है, पर्थ शहर है, वो स्थित है स्वान नदी के किनारे। ओटावा कर्नाटक की राजधानी है, कनाडा की राजधानी है। और यह जो है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे अवस्थित है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है और यह सीन नदी के किनारे अवस्थित है। तो इस तरीके से इसका आंसर हम देख चुके। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो दोस्तों भू आवेष्टित क्या होता है? भू आवेष्टित का मतलब है लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड का मतलब क्या है? जैसे ये कोई एरिया है, ठीक, और यहाँ कोई देश स्थित है, यहाँ क्या है? महासागर है, यहाँ भी महासागर है, ठीक, यहाँ भी महासागर है। तो यहाँ मान लीजिए कोई देश है ए और यहाँ कोई बी, ठीक, तो इधर भी कोई देश है, लेकिन एक देश ये है, ठीक है। तो ये देश जो अकेले हैं, इसके अगल बगल में कोई और देश होंगे, तो ये लैंड लॉक्ड कहलाएंगे। लैंड लॉक्ड का मतलब जमीनों से घिरा हुआ,
ये लैंड एरिया से घिरा हुआ, धरातल से घिरा हुआ, जल का संपर्क ना हो। और ये जो देश है इसके बगल में क्या है, महासागर है, इधर स्थल भाग है, तो ये लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं होगा, लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं होगा। भारत कैसा देश है, भारत लैंड लॉक्ड है क्या, तो भारत लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, क्योंकि इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक, कवि सोम ठाकुर ने कहा भी है कि सागर चरण पठारे गंगा शीश चढ़ाए नीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर। तो दक्षिण में हिंद महासागर हमारा चरण पखारता है, ऐसा कवि का कल्पना है। आगे बढ़ते हैं, इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा भू अवेष्टित देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा भू अवेष्टित देश है कजाकिस्तान। ठीक, ध्यान रखिएगा, कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। हमारे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश लैंड लॉक्ड राज्य है, भू अवेष्टित राज्य है ना। आगे बात करते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों एक तरफ दिया है देश, एक तरफ दी है राजधानी, तो राजधानी भी आपको याद रखना चाहिए, मुद्रा, ये सब क्वेश्चन आते हैं। एस्टोनिया क्या है, एस्टोनिया एक देश है, इसकी राजधानी है ताल्लिन, ये सही है। हंगरी, हंगरी की राजधानी जो है बुखारेस्ट, ये गलत है, क्योंकि हंगरी की राजधानी होती है बुडापेस्ट, क्या है, बुडापेस्ट। ठीक, और माल्टा की राजधानी है वालेट्टा, सही है। लात्विया की रीगा, लात्विया की राजधानी है रीगा, बड़ी री आ जाएगी इसमें। ठीक, तो इस तरीके से ये सही है, माल्टा की वालेट्टा, लात्विया की रीगा, हंगरी की बुडापेस्ट है, और बुखारेस्ट जो राजधानी है रोमानिया की है, किसकी है, रोमानिया की, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व के किस देश में समुद्री सीमा ज्यादा है, तो दोस्तों समुद्री सीमा किस देश की ज्यादा है, तो बताना है इन ऑप्शन में से कौन से देश की ज्यादा है। तो आप देखे होंगे ये जो ये है आपका ये कटा फटा तट वाला, ये उत्तर अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका है। उत्तर अमेरिका में यहाँ से इधर कनाडा है, और 49वीं समांतर रेखा है, कौन सी, 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा को, ये यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, और जो बाइडेन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। कनाडा जो है उत्तर में है, और यहाँ से रॉकी पर्वतमाला आप जानते ही हैं, इधर कैलिफोर्निया है। तो कनाडा के चारों तरफ इधर है प्रशांत महासागर, इधर प्रशांत महासागर, इधर अटलांटिक महासागर। ठीक, तो दोनों तरफ महासागर है, ऊपर में यहाँ ग्रीनलैंड द्वीप है, और ये आर्कटिक महासागर है उत्तर में। तो चारों तरफ से स्थल जल से घिरा हुआ है, तो इसकी कटी फुटी मतलब इसकी जो समुद्र तट रेखा है बहुत सारी ज्यादा है, छोटे छोटे द्वीपों से बनी है, उन सबको टोटल करेंगे तो सबसे ज्यादा जाएगी किसकी, कनाडा की। ठीक, इसकी तट रेखा लगभग 2.02 लाख किलोमीटर है, कितनी है, मतलब इसकी 2 लाख किलोमीटर समुद्र तटीय सीमा है, मतलब इतना एरिया समुद्र को स्पर्श करता है, सबसे ज्यादा है कनाडा का। उसके बाद कौन सा देश आएगा, उसके बाद आ जाता है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 54,000, ठीक, 54,000। संयुक्त राज्य अमेरिका भी कुछ सीमा इसकी स्पर्श करती है, और रूस की भी, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा कौन सा है, कनाडा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की कितनी है समुद्र को स्पर्श करने वाली सीमा, 7516 किलोमीटर, कितनी है, 7516 किलोमीटर, कम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या दी है, उनका मिलान करना है। तो ये भारत के परिवहन से संबंधित प्रश्न है, आप इसमें मिलान करना है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या से। तो दोस्तों जिस तरीके से नेशनल हाईवे है उसी तरीके से जल क्षेत्र से यानी जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उनका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया और उनको नाम दे दिया। पहला है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 संख्या जो है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच जो अंतर्देशीय जल परिवहन है, नदियों के माध्यम से परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा नदी के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इसको नाम दिया गया। ठीक, दूसरा आता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है सदिया से धुबरी, ये जो है आपको मिलेगा असम अरुणाचल प्रदेश के पास, असम अरुणाचल प्रदेश सीमा में। ये इलाहाबाद से हल्दिया तक जाएगा, पश्चिम बंगाल तक इलाहाबाद से, ठीक है, उत्तर प्रदेश से। और
नेक्स्ट राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो है ये स्पर्श करेगी आपकी कोल्लम से कोट्टापुरम। ये कोल्लम से कोट्टापुरम कहाँ है? केरल में है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 काकीनाड से मरक्कानम, ये जो है आपका मिलेगा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में मिलेगा। तो ये नदियों के माध्यम से जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इनका राष्ट्रीयकरण करके इनका नामकरण किया गया है, ताकि जो स्थानीय लोग हैं वो इससे लाभान्वित हो सकें, क्योंकि जल परिवहन एक सस्ता परिवहन है और कम खर्चे में हम अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को भी आसानी तरीके से संपन्न कर सकें। तो इनका नामकरण याद रखिएगा। पहला नंबर है इलाहाबाद से हल्दिया तक, दूसरा जलमार्ग संख्या नेशनल वाटरवेज, ये है सदिया से धुबरी असम अरुणाचल प्रदेश। 3 नंबर में कोल्लम से कोट्टापुरम केरल में, चौथा काकीनाड से मरक्कानम आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो रेलवे मंडल को कई भागों में बांटा गया है और उन्हीं में से एक मंडल है दक्षिण तटीय रेलवे। तो दोस्तों ये 18वां है, 17 और हो चुके हैं। जैसे पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में, उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में, उत्तर मध्य का इलाहाबाद में। ऐसे ही पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पश्चिम मध्य रेलवे पमरे, आप मध्य प्रदेश के हैं तो जानते ही होंगे कहाँ है पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय। तो 1998 में उसकी स्थापना हुई थी और जिस जिले में स्थित है उसको संस्कार धानी कहा गया है मध्य प्रदेश की। उच्च न्यायालय भी वहां है, आपको बताना है, संकेत बता दिया हूं मैं। आगे बात करते हैं तटीय रेलवे। दक्षिण तटीय रेलवे ये नया मंडल है, नया रेलवे जोन है। तो 18वां रेलवे जोन जो बना है ये दक्षिण तटीय रेलवे के नाम से बना है और ये बना है कहाँ? विशाखापट्टनम में। इसको 18वां रेलवे मंडल रेलवे जोन घोषित कर दिया गया है। कब घोषित किया गया है? 2019 में। तो 2019 में इसको 18वां जोन घोषित किया गया है। कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इस शब्द का आप समझ लिए मतलब क्या होता है। केंद्रीय का मतलब केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया होगा, यानी पूरे भारत सरकार, यानी पूरे भारत के लिए भारत सरकार द्वारा। अंतर्देशीय, अंतर्देशीय का मतलब होता है देश के अंदर। जलमार्ग प्राधिकरण का मतलब वाटरवेज, मतलब नदियों के माध्यम से जो परिवहन होगा उसके लिए प्राधिकरण का गठन किया गया है, मतलब ट्रिब्यूनल अथॉरिटी। ये क्या काम करेगी? देश के अंदर जो भी नदियां हैं वहां से जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। और ये संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है ये पूछा गया है। ये मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न आता होगा कि इसकी स्थापना कोलकाता में ही क्यों हुई? तो कोलकाता जो है दामोदर नदी, हुगली नदी, इसके तट पर बसा हुआ शहर है और ये प्राचीन ऐतिहासिक शहर है जहां का विकास अंग्रेजों के समय में भी हुआ। कोलकाता पहले भारत की राजधानी भी रहा है। साथ ही साथ ये बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह से भी जुड़ा है। तो देश में अंतर्देशीय जलमार्ग को बढ़ावा देने के लिए इस प्राधिकरण का गठन 1987 में भारत सरकार द्वारा किया गया। ये देश के अन्य क्षेत्रों में भी जो अंतर्देशीय परिवहन है उनका भी ये समन्वय और नियंत्रण का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से शीतोष्ण घास मैदान नहीं है, कौन सा नहीं है? तो शीतोष्ण घास का मैदान क्या होगा? शीत प्लस उष्ण, माने ऐसा एरिया जहां गर्मी भी हो ठंडी भी हो, ऐसी ऋतुएं आती रहती हो, ऐसा एरिया किसमें कहलाएगा? शीतोष्ण में। तो ऐसे शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन से हैं पूछ रहा है, कौन सा नहीं है। तो इसमें से आपको ढूंढकर बताना है कि कौन सा ये नहीं होगा। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में है, पंपास अर्जेंटीना में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है और लानोस वेनेजुएला में, इक्वेडोर में आदि कई देशों में है। तो ये जो दक्षिण अफ्रीका है, पंपास है, ऑस्ट्रेलिया है, ये मैप में जो हम देखेंगे तो ये लगभग ये दक्षिण अफ्रीका देश है और अर्जेंटीना है, ठीक, और ऑस्ट्रेलिया है। इनका लगभग जो एरिया है वो शीतोष्ण क्षेत्र में आएगा। लेकिन जो लानोस है, लानोस जो है दक्षिण अमेरिका में सबसे उत्तर क्षेत्र में अवस्थित एक देश है
और वहां जो है ये उष्ण, ये किस क्षेत्र में जाएगा? उष्ण कटिबंध में, उष्ण घास का मैदान है ये, ठीक। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा लानोस, बाकी शीतोष्ण में है, लानोस जो है उष्ण घास का मैदान है। आगे बढ़ते हैं। वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है उसको बताना है, उसी का नाम है वुड बफेलो नेशनल पार्क। ये अवस्थित है आपका कनाडा में। कनाडा में कहाँ है? एक अल्बर्टा प्रांत है कनाडा में, उस अल्बर्टा प्रांत में ये वुड बफेलो नेशनल पार्क अवस्थित है। ये कनाडा में है। कनाडा कहाँ है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है। और हमने इसके बारे में भी पढ़ा कि दुनिया में सबसे ज्यादा समुद्र तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा है। इसकी राजधानी क्या है? ओटावा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कुछ स्टेटमेंट और उसमें से हमको फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इसका आंसर सही है कि गलत है। तो कथन को हम पढ़ते हैं, ज्वालामुखी उद्गार के साथ भूकंप आते हैं। ये बिल्कुल सही है, ज्वालामुखी उद्गार होगा तो उसके साथ भूकंप भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि धरती जो है, हमारी पृथ्वी जो है कई प्लेटों से मिलकर बनी हुई है और उन प्लेटों में जब परिवर्तन होता है, हलचल होती है तो भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी उद्गार उसी का क्रम है। ज्वालामुखी से वातावरण में जलवाष्प आता है, धूल आता है और गैसें निकलती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट है। हमको आंसर चूज करना है कि कौन सा सही होगा। तो पहला बताता है कि दोनों कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। ये स्पष्टीकरण नहीं है, केवल दोनों कथन सामान्य जानकारी प्रदान करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक, यानी सत्य दोनों है, इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। सोनोरान क्या है? सोनोरान जो है उत्तरी अमेरिका का एक मरुस्थल है। जिस तरीके से भारत में थार मरुस्थल है, ठीक, मंगोलिया है, मंगोलिया में शीत मरुस्थल, ऐसे ही सोनोरान नाम का मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। कौन सा मरुस्थल? सोनोरान। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना एक तरफ दिया है झील और दूसरी तरफ दिया है देश का नाम। तो ऐसी महत्वपूर्ण झीलें जिनका नाम डायरेक्ट एग्जाम में आता है, हमें जानना चाहिए। एक प्रसिद्ध झील है ग्रेट स्लेव झील। ये झील जो है उत्तर अमेरिका में है और उत्तर अमेरिका के सबसे उत्तरी देश में स्थित है, मध्य में, जिसको हम कहते हैं कनाडा, ठीक, कनाडा में अवस्थित है। यहाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और यहाँ कनाडा है, ये यूएसए है। यहाँ अवस्थित है एक झील, उसको कहते हैं हम कनाडा। बैकाल झील कहाँ है? बैकाल झील रूस में है, संसार की सबसे गहरी झील है। मिशिगन झील कहाँ है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। आप नाम सुने होंगे 5 झीलें, तो 5 झीलों के नाम से 5 मीठे पानी की झीलें। तो मीठे पानी की झीलें हैं सुपीरियर और मिशिगन। मिशिगन कहाँ है? यूएसए में ही है। इरी, ओंटेरियो और ह्यूरन, ठीक है। ये सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटेरियो, ये 5 मीठे पानी की झीलें दुनिया में फेमस हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा के बीच अवस्थित हैं। और विक्टोरिया झील है कनाडा में। विक्टोरिया झील वही झील है जहां से नील नदी का उद्गम होता है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है और यहीं से विक्टोरिया झील से निकलती है। ये तंजानिया में है, अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे तंग घाटी क्या होती है? कहाँ है? कौन सी है? तो तंग घाटी का मतलब क्या होता है? तंग घाटी का मतलब होता है सकरी घाटी, नैरो वैली। तो नैरो वैली कहाँ है बताना है आपको। तो वैली अवस्थित है द ग्रैंड कैनियन में। द ग्रैंड कैनियन कहाँ है? वो है यूएसए में और यूएसओ में कोलोराडो नदी, ठीक, यूएसए में एक कोलोराडो नदी है एरिजोना प्रांत में और वहां 2 पर्वतों के बीच में ये जो घाटी है, तंग घाटी, उसको हम कहते हैं ग्रैंड कैनियन। तो कोलोराडो नदी में सबसे तंग घाटी है और सकरी घाटी है, उसको हम कहते हैं ग्रैंड कैनियन। और ये कहाँ है? यूएसए में है, एरिजोना प्रांत में है और कोलोराडो नदी पर है। ध्यान रखिएगा, कोलोराडो नदी में। ये प्रश्न पूछा जा चुका है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। आगे बढ़ते हैं। कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की विशेषता है? तो निश्चित शुष्क और आर्द्र शीत ऋतु। निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु ये सवाना प्रदेश की विशेषता है। तो अगर आप सिंपल समझें सवाना जलवायु की क्या विशेषता है, तो इसमें लंबा होता है शुष्क मौसम, माने वर्षा यहाँ ज्यादा नहीं होती है, शुष्क मौसम बना रहता है
और लघु वर्षा काल, यानी वर्षा जो है कम समय के लिए होती है, लेकिन जब होती है बहुत तेज होती है। तो ये सवाना जलवायु की ये प्रमुख विशेषता है। हमारे दक्षिण भारत में ऐसा होता है जहाँ वृष्टि छाया प्रदेश होता है, वर्षा नहीं होती, लेकिन जब होती है तो मूसलाधार होती है। आगे बात करते हैं किसमें तटरेखा नहीं है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत आसान है, लेकिन ना पढ़े हो तो बहुत कठिन भी है। वो प्रश्न है कि कौन सा सागर है जिसमें तटरेखा नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सागर का नामकरण बिना तटरेखा के सहारे हो जाए। हमारा जो भारत है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, तो इसकी तटरेखा हमारे भारत के पश्चिम से लगती है। इधर बंगाल की खाड़ी है, उसकी भी तटरेखा लगती है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, जितने भी महासागर हैं उनकी किसी न किसी महाद्वीप या लैंड एरिया से समुद्र तटरेखा है। लेकिन एक ऐसा सागर भी है जिसकी तटरेखा है ही नहीं, यानी तटरेखा नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो पानी से ही घिरा होगा। तो सार्गेसो सागर किसमें है? अटलांटिक महासागर में। और अटलांटिक महासागर में एक ऐसा एरिया है पानी का, शांत जल क्षेत्र है। कैसा है? शांत जल क्षेत्र है। तो फिर बोलोगे कि आप इसको सार्गेसो सागर क्यों कहते हैं? जब वो शांत जल क्षेत्र है, अटलांटिक महासागर में ही है, तो सार्गेसो के नाम से उसको सागर क्यों कहते हैं? तो सार्गेसो सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ एक सार्गेसम नामक घास होती है, सार्गेसम घास। और इस घास को सबसे पहले पुर्तगालियों ने देखा था और देखा कि ये जो घास एरिया जहां तक है वहां ऐसे ऐसे छाई रहती है, और जिस क्षेत्र में छाई रहती है उस पूरे क्षेत्र में ऊपर वो तैरती रहती है। तो है तो पानी ही, और पानी के ऊपर ये घास दिखाई देती है, तो ये अलग से वो एरिया वहां दिखाई देता है अटलांटिक महासागर में, इसीलिए हम इसको नाम दे दिए हैं सार्गेसो सागर। जैसे मणिपुर राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है कैरिबुल लैमजाओ। वो उसको हम कहते हैं विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। तो पानी में तैर नहीं रहा है, उसके चारों तरफ पानी है, लेकिन वो बीच में लैंड एरिया में विकसित राष्ट्रीय उद्यान है, बाकी चारों तरफ पानी है। तो ऐसा हमें प्रतीत होता है कि वो तैर रहा है। जैसे आप मांडू जाएंगे तो वहां एक हिंडोला महल और एक जहाज महल है। जहाज महल पानी के बीच में अवस्थित है, तो आपको लगेगा कि जहाज है पानी का। आगे बढ़ते हैं। हिमानी के जलमग्न होने से किस प्रकार की तटरेखा सीमा बनती है? तो हिमानी मतलब ग्लेशियर, वो जो जब जल में मिलती है, पानी में मिलती है। मान लीजिए कोई हिमानी है, चट्टान है, और वो जब जल में सागर में मिलेगी तो कौन सी से आकृति बनेगी? तो वहां ऐसे छोटे छोटे इस प्रकार संरचना कटक बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं फियोर्ड तट। क्या कहते हैं? फियोर्ड तट कहते हैं। और ये जब जलमग्न क्षेत्र में आती है तब इसका निर्माण होता है। इसका आंसर हो जाएगा फियोर्ड तट। आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलित कौन सा है? तो इसकी हमने पूर्व प्रश्न में चर्चा की थी। पूछा गया है सही सुमेलित कौन सा? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया सही है, कंपास ब्राजील घास का मैदान सही है, पार्कलैंड अफ्रीका ये गलत है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में जो डाउन्स घास का मैदान है इसी को पार्कलैंड भी कहा जाता है। तो पार्कलैंड अफ्रीका ये जोड़ा गलत हो जाएगा। और अफ्रीका में कौन सा है? तो अफ्रीका में वेल्ड होता है, वेल्ड घास का मैदान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। रोबस्टा एक प्रकार की क्या है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है? तो दोस्तों रोबस्टा क्या है? रोबस्टा के बारे में बताएं तो रोबस्टा एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है ये बताना है। तो ये कॉफी की प्रजाति है और ये अफ्रीका में होती है। एक प्रजाति है अरेबिका, ठीक है, रोबस्टा अरेबिका। इसका भी उत्पादन भारत में कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। और ये जो है अफ्रीका में होती है रोबस्टा, कॉफी की प्रजाति है। अरेबिका भी इसकी प्रजाति है और भारत में कर्नाटक में इसका उत्पादन होता है। तो भारत में कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश। सिनकोना एक वृक्ष है जिससे कुनैन छाल से उसकी छाल निकाली जाती है और उससे मलेरिया की दवा बनती है। ठीक है, तो सिनकोना जो वृक्ष है उसकी छाल से हम क्या निकालते हैं? कुनैन नामक दवा मिलती है। ठीक, कुनैन दवा मलेरिया रोग के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ये इंडोनेशिया में होता है। ठीक है, इंडोनेशिया एक द्वीपीय देश है, संसार का सबसे बड़ा द्वीपों वाला देश है इंडोनेशिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है? तो केसर का उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है ईरान, ये फर्स्ट है। और सेकंड नंबर में पूछे तो सेकंड में स्पेन आ जाएगा। ठीक है, हमारे भारत में कहाँ होता है केसर का उत्पादन? ये आपको कमेंट में बताना है। आगे है यूक्रेन स्थित निकोपाल किस
खनिज के उत्खनन के लिए फेमस है। निकोपाल एक स्थान का नाम है और यह स्थान किस देश में है? यूक्रेन में है। किस खनिज के लिए जाना जाता है ये बताना है। तो दोस्तों यूक्रेन में निकोपाल नामक जो स्थान है वो मैग्नीज के लिए उत्खनन के लिए जाना जाता है। अभी जो यूक्रेन और रूस संघर्ष चल रहा है उसके पीछे रीजन यही है कि रूस को जो है यूक्रेन के जो क्षेत्र खनिज संपन्न हैं उन पर कब्जा करने का अधिकार मिल जाएगा और वह क्षेत्र एक मैग्नीज का है और उसको कहते हैं निकोपाल। कहाँ है? यूक्रेन में है। निम्नलिखित में से कूलगार्डी कौन सी क्रिया संपन्न होती है कूलगार्डी में? तो कूलगार्डी एक खदान का नाम है। कूलगार्डी क्या है? खदान है, ठीक है। और ये खदान कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में कालगोर्ली और कूलगार्डी, कूलगार्डी है एक कालगोर्ली नाम से है, दोनों जुड़वा खदानें हैं और ये खदानों में जो खनिज निकाला जाता है वो सोना है। तो स्वर्ण खदान के लिए हम इन जो खदान है इसका नाम फेमस है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो बताइए कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? एक तरफ दिया है देश और एक तरफ दिया है खनिज। तो तांबा का उत्पादन कहाँ होता है? कोयला का उत्पादन कहाँ होता है? लौह अयस्क का उत्पादन कहाँ होता है? इसका बताना है। ये तांबा एरिजोना प्रांत में होता है, यूएसए में, ये सही है बिल्कुल। कोयला का कराजास में नहीं होता, ठीक, ये गलत जोड़ा है। लौह अयस्क रास तनूरा ये भी गलत है। ये जो क्षेत्र है रास तनूरा ये सऊदी अरब में है और ये प्रश्न एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ये सऊदी अरब में कच्चे तेल का उत्पादन क्षेत्र है, ठीक है। कच्चे तेल मतलब पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोलियम निकाला जाता है इससे। आगे बढ़ते हैं। रुकवा झील तंजानिया में किस खनिज के लिए जानी जाती है? तो रुकवा झील तंजानिया अफ्रीका में एक देश है, वहां से एक खनिज का उत्खनन किया जाता है उस झील के आसपास, क्योंकि वहां गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का जब नाम आता है तो सीधे कोयला का नाम आपके ध्यान में आना चाहिए। जहां भी गोंडवाना क्रम की चट्टानें होंगी वहां कोयला पाया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कोयला। आगे बढ़ते हैं। रूर बेसिन किस औद्योगिक क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों रूर एक शहर का नाम है और उस क्षेत्र के नाम पर इस बेसिन का नामकरण हुआ है और ये है जर्मनी में, ठीक। और ये जर्मनी में जो है कोयला के लिए जाना जाता है, सबसे ज्यादा कोयला है यहाँ, तो कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है और फेमस है। इसीलिए किसी भी देश में अगर ज्यादा कोयला होगा उसको हम कह देंगे उस क्षेत्र का रूर। तो भारत का रूर क्या है? भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो भारत का रूर जो है छोटा नागपुर पठार यानी झारखंड क्षेत्र को कहा जाता है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा कोयला होता है। तो ये औद्योगिक क्षेत्र है कहाँ? तो जर्मनी में है। किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए फेमस है और इसी क्षेत्र को लेकर जर्मनी और फ्रांस के बीच द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना था। दोनों कब्जे को लेकर इस घाटी पर कब्जा करना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं। कोयला क्षेत्र दिया है और एक तरफ दिया है देश का नाम। तो बताना है आपको कि ये जो कोयला क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र है किस देश में अवस्थित है? तो रूर है, ध्यान रखिएगा ये रूर है। रूर कहाँ है? जर्मनी में, हमने इसको देख लिया। डोनेट्स्क कहाँ है? डोनेट्स्क या डोनेट्स ये वो शहर है जहां अभी रूस ने कब्जा कर लिया है, ये यूक्रेन का शहर है। इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन। कुजनेट्स्क कहाँ है? कुजनेट्स्क भी कोयला का क्षेत्र है, रूस में है। लंकाशायर कहाँ है? यूके में है और ये भी कोयला का क्षेत्र है, तो लंकाशायर यूके। तो इस प्रकार से मिलान हो जाएगा। डोनेट्स्क क्या हो जाएगा? यूक्रेन। कुजनेट्स्क रूस, लंकाशायर यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन और रूर जर्मनी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अनुकूल होने के कारण किसे जो है श्वेत कोयला कहा जाता है? तो दोस्तों श्वेत कोयला किसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है जल विद्युत को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पर्यावरण अनुकूल है और नवीकरणीय है। नवीकरणीय मतलब धरती में 71% जल है, 29% स्थल है, जल कभी नष्ट नहीं होगा और उससे जल का उत्पादन, विद्युत का उत्पादन किया जाता रहेगा। नवीकरणीय है, पर्यावरण हितैषी है, इसीलिए इसको श्वेत कोयला की उपाधि से, श्वेत कोयला की संज्ञा से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा जल विद्युत को। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश गैसोहाल का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता देश है? तो दोस्तों गैसोहाल क्या होता है? गैसोहाल जो है, गैसोहाल पेट्रोल और इथेनॉल, पेट्रोल और एथेनॉल का मिश्रण है, गैसोहाल कहलाता है। और
इसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका इन मामले में सबसे आगे है। आगे बढ़ते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उनमें से आपको क्या करना है, विचार करना है। बताइएगा। समुद्र में उत्पन्न ऊर्जा, ज्वार से पैदा हुई ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है। सही है, बिल्कुल सही है। सागरीय तरंग से ऊर्जा एक यंत्र के द्वारा उत्पन्न की जाती है। बिल्कुल। आगे, समुद्र जल के तापांतर से जो ऊर्जा पैदा होती है उसे सागरीय तापीय प्रवणता ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल सही, यानी इसके सभी स्टेटमेंट क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऊर्जा के नवीकरणीय योग्य संसाधन है? तो इस शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, नवीकरणीय का मतलब होता है जिसका नवीनीकरण होता रहता है, यानी एक बार नष्ट हो जाएगा तो फिर से इसका नवीनीकरण हो जाएगा, यानी फिर से उत्पन्न किया जा सकेगा। तो ऐसा है जल विद्युत, जल अथाह है, हम दोबारा जल विद्युत बना सकते हैं। सौर ऊर्जा, सूर्य की प्रकाश, सूर्य जब तक रहेगा तब तक ऊर्जा मिल जाएगी, ये दोनों सही है। परमाणु ऊर्जा, ये रेडियोधर्मी होता है और रेडियोधर्मी संसाधन हमारे पास कम है। प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के द्वारा प्राप्त होती है, ये भी कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल क्या, कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो कौन कौन से हैं? केवल 3 और 4। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा केवल 3, 4। आगे बढ़ते हैं। भारत अमेरिका की लौह इस्पात उद्योग से संबंधित क्षेत्र में किसको जंग का कटोरा कहा जाता है? जंग मतलब क्या होता है? रस्ट। रस्ट क्या है? जंग मतलब जैसे मोर्चा लगना, ठीक है। तो ये रस्ट का कटोरा किसको कहा जाएगा? जहां सबसे ज्यादा लोहा इस्पात होगा। लोहा इस्पात कहाँ होता है? सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग अमेरिका का वह क्षेत्र है जहां लोहा इस्पात उद्योग ज्यादा होता है, इसीलिए इसको जंग का कटोरा कहा जाता है, यानी जंग लगने वाली घटना यहाँ देखी जा सकती हैं। आपको बताना है भारत का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है। ठीक, भारत का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है? तो जहां लोहा इस्पात उद्योग ज्यादा होगा उसको पिट्सबर्ग कहा जाएगा। अंदाजा लगाइए भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है लोहा इस्पात उद्योग। ठीक, कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? दोस्तों फुटलूज, ये जो शब्द है इसका मतलब समझिए। फुटलूज उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिनके लिए कच्चे माल की दूरी मायने नहीं रखती। माने यदि आपके पास कोई इंडस्ट्री आईटी सेक्टर की है, ठीक, आईटी सेक्टर में क्या चाहिए आपको? सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए चाहे आप इंदौर में लगाओ, चाहे दिल्ली में लगाओ, चाहे अमेरिका में लगाओ, वो जो है कच्चे माल रॉ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि उसका जो लगभग सभी क्षेत्रों पर समान महत्व है, समान लागत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री किस में आ जाएगी? फुटलूज उद्योग में। लेकिन अगर आप सीमेंट कारखाना बना रहे हैं, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, पत्थर चाहिए, जिप्सम चाहिए, तो जहां आपको खनिज मिलेगा, कोयला की आपूर्ति हो जाएगी, वहीं आप खोलेंगे। तो इस तरीके से उसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं। ट्रांस कैनेडियन हाईवे किसको जोड़ता है? तो दोस्तों ट्रांस कैनेडियन हाईवे दुनिया का सबसे बड़ा राजमार्ग है और ये जो है कनाडा में है। कनाडा में किसको किसको जोड़ता है? तो पूरब और पश्चिम की सिटी हैं, सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर को जोड़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि कनाडा में है और ये सबसे बड़ा हाईवे है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है? हाईवे है। अगर हम इसकी दूरी ज्ञात करें तो 7276 किलोमीटर इसकी दूरी मापी गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। विश्व का सबसे बड़ा व्यस्त रास्ता, समुद्री रास्ता क्या है? तो पहले इस मार्ग का आविष्कार हुआ था जल मार्ग का। ठीक है, और जल मार्ग के द्वारा सबसे ज्यादा व्यापार हुआ करता था, क्योंकि हवाई जहाज का आविष्कार हुआ नहीं था और स्थल मार्ग में इतने तीव्र संसाधन वाले वाहन नहीं थे हमारे पास। तो समुद्र के रास्ते व्यापार हुआ करता था और उस समुद्री रास्ते में जो सबसे ज्यादा व्यस्त हुआ करता था, मतलब जो महासागर से ज्यादा, ये मान लीजिए 2 महाद्वीप है, इधर यूरोप है, इधर अफ्रीका है, तो ये जो उत्तरी अटलांटिक महासागर वाला भाग है, यहाँ से ज्यादा व्यापार हुआ करता था, इंग्लैंड को अमेरिका से जाता था। ठीक, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से ज्यादा होता था, क्योंकि यहाँ जो है हवाएं इस तरीके से प्रभावित नहीं करती थी नाव को, तो आसानी से नाव जो है अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते थे। ठीक, लेकिन जो भूमध्य रेखा के दक्षिण वाला अटलांटिक महासागर है, वहाँ जो पछुआ हवाएं चलती हैं, जिनको हम प्रचंड, पचासा, चीखता, साठा कहते हैं, अश्वत्थांश का भी नाम सुने होंगे, जहां लोग ले जाते थे घोड़ों को लाद कर नावों को, और नावें नहीं चल पाती थी, घोड़ों को समुद्र में गिरा दिया जाता था, उस अक्षांश को अश्वत्थांश कहा गया। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक। आगे बढ़ते हैं। स्वेज नहर जलमार्ग के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह, इंग्लिश में बोलते हैं पोर्ट। ठीक है, ये कहाँ स्थित है दोनों सिरों पर?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पोर्ट सईद और स्वेज। ठीक, ये जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर 1869 में बनाई गई। यदि ये नहर ना बनती तो हमें समुद्र के रास्ते ही यूरोप से जो है भारत आना होता, और जो यूरोप से भारत आने का जो मार्ग है स्वेज नहर के द्वारा बहुत आसान हो गया। तो यहाँ आप भूमध्य सागर जब देखते हैं, भूमध्य सागर के बाद है ये अफ्रीका है, और इधर जो एशिया के पश्चिमी एशिया के देश हैं, इधर है भूमध्य सागर, इधर है लाल सागर। यहाँ जो नहर बनी इसको जोड़ने के लिए उसको हम बोल दिए स्वेज नहर। तो यहाँ जो बंदरगाह हैं, तो पहला बंदरगाह है पोर्ट सईद जो भूमध्य सागर की तरफ है, और इधर लाल सागर की तरफ जो बंदरगाह है उसको हम स्वेज बंदरगाह कहते हैं, और इसी के नाम पर इस नहर का जो है नामकरण किया गया है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रजाति वर्गों में से उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं। तो मूल निवासी किसको कहा जाता है? जो उस क्षेत्र विशेष के मूल व्यक्ति होते हैं। ठीक, तो उसी में से जैसे भारत में अगर बात करें तो भारत में द्रविड़ है, दक्षिण क्षेत्र के आदिवासी जिनको हम आदिवासी कहते हैं। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की बात करें तो जो मूल निवासी है उनको कहा जाता है मंगोलायड, और मंगोलायड को रेड इंडियन भी कहते हैं। ठीक है, रेड इंडियन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका की मूल जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में जो पिग्मी जनजाति है वो किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांगो नदी घाटी। कांगो एक नदी है और यहाँ जो जनजाति पाई जाती है उसको कहते हैं पिग्मी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कांगो। कांगो कहाँ है? अफ्रीका। अफ्रीका में मध्य में स्थित देश है, और यह देश जो है भूमध्य सागर से, मतलब भूमध्य सागर इस जो भूमध्य रेखा है उस देश को स्पर्श करती है। ठीक, आगे बात करते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है चीन, और चीन में सबसे लंबी नदी लगभग 6300 किलोमीटर लंबी है, और उस नदी का नाम है यांगत्से नदी। ठीक, तो यांगत्से नदी या यांगत्से क्यांग इसका नाम है। ये कहाँ है? चीन में है, और 6300 किलोमीटर लंबाई है। आगे बात करते हैं। जापान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान द्वीप समूह, जापान एक द्वीपीय राष्ट्र है और इसका कई द्वीपों में बटा हुआ क्षेत्र है, जैसे शिकोहू, क्यूशू, होक्काइडो, होन्शु। तो एक होन्शु द्वीप जो है सबसे बड़ा है। ठीक, सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है? होन्शु द्वीप। और होन्शु द्वीप में ही जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो। तो टोक्यो शहर, टोक्यो इसकी क्या है? राजधानी है, और ये राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप में अवस्थित है। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अफ्रीका में स्थित नहीं है? तो मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। तो मध्य अमेरिका से क्या समझते हैं आप? मध्य अमेरिका से ये समझते हैं कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो यहाँ जो देश है ये उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका जो मध्य में अवस्थित देश है उसको मध्य अमेरिका कहते हैं। यहाँ स्थित है पनामा, होंडुरास, ग्वाटेमाला, लेकिन सियरा लियोन में स्थित नहीं है। सियरा लियोन कहाँ है? सियरा लियोन ये पश्चिम अफ्रीका का देश है जिसकी राजधानी है फ्री टाउन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा गलत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिजी द्वीप समूह किस द्वीप समूह में स्थित है? तो दोस्तों फिजी जो है, फिजी एक द्वीप देश है और ये हमारे एशिया महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, और ये मेलानेशिया द्वीप समूह का हिस्सा है। ये मेलानेशिया क्या होता है? तो जब हम बात करते हैं अपने एशिया महाद्वीप की, और एशिया महाद्वीप में यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो यहाँ जापान है, ठीक, साउथ अफ्रीका है, यहाँ है फिजी है, और फिलीपींस है। ठीक, इसके अलावा ये फिजी है। पूछा गया है फिजी द्वीप समूह किस समूह में अवस्थित है? तो यहाँ जो छोटे छोटे द्वीप अवस्थित हैं उनको हम कहते हैं ओशिनिया। क्या बोलते हैं? ओशिनिया। और इसी में से जो मेलानेशिया है उसी का एक उप समूह क्षेत्र है। तो फिजी द्वीप समूह इसी में अवस्थित है। ठीक, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? ओशिनिया, यानी ऑस्ट्रेलिया और इन क्षेत्रों को मिलाकर मेलानेशिया को मिलाकर ओशिनिया कहलाता है। और इसी में से फिजी है, सोमालिया है, सोमालिया कहते हैं, ये जो सोलोमन द्वीप है वो अवस्थित है। ठीक, ध्यान रखेंगे हम इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंटार्कटिका महाद्वीप में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला
किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, वीरान महाद्वीप है, समुद्र जो दक्षिण ध्रुव है वहां पास में है, बर्फ से घिरा हुआ है। वहां रिसर्च करने के लिए विभिन्न देशों ने अपने स्टेशन बनाए। उन्हीं स्टेशनों की परंपरा में भारत सरकार द्वारा भी 1984 में पहला जो स्थापित किया गया था उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, और इसका बाद में ये समुद्र बर्फ से ढक गया। फिर उसके बाद भेजा गया मैत्री भी नष्ट हो गया, तो 2012 में भेजा गया भारती। तो 2012 में कौन सा भेजा गया है? भारती। तो तीसरा नंबर का कौन सा है? भारती। और नया अभियान भी अभी प्रस्तावित है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी, बिल्कुल सही है। मैगीनॉट जर्मनी फ्रांस के बीच, ये भी सही है। डूरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच, ये गलत है, ये गलत हो जाएगी। हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड, ये सही है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि ये मैगीनॉट डूरंड लाइन कहाँ है? जब बांग्लादेश और भारत के बीच नहीं है तो कहाँ है? तो ये पाकिस्तान और प्लस अफगानिस्तान के बीच है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये जो भारत का ऊपरी क्षेत्र है, यहाँ पास है अफगानिस्तान, यहाँ है पाकिस्तान। तो ये जो पीओके का एरिया है, यहाँ पाकिस्तान का कब्जा है। तो यदि ये कब्जा अभी पाकिस्तान के हाथ में है, इसीलिए ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मानी जाएगी। और जब ये पूरी तरह से भारत यहाँ कब्जा ले लेगा तो फिर भारत और अफगानिस्तान के बीच मानी जाएगी। तो अभी फिलहाल कहाँ है? डूरंड रेखा भारत और पाक अधिकृत कश्मीर यानी पाकिस्तान के बीच में। आगे बात करते हैं, बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण किसके सहयोग से हुआ था? तो दोस्तों बोकारो झारखंड में एक जगह का नाम है और वहां स्टील संयंत्र की स्थापना की गई थी, और यह संयंत्र की स्थापना 1964 में की गई थी। और किस देश के सहयोग से की गई थी? तो रूस के सहयोग से की गई थी, क्योंकि तत्कालीन समय में रूस एक समुद्र देश हुआ करता था और भारत को टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दिया। भारत एक नव स्वतंत्र राष्ट्र था, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं था, तो रूस ने सहयोग किया और बोकारो में स्टील प्लांट बना। तो ध्यान रखिएगा, ये कौन सा आंसर हो जाएगा? रूस। अगर पूर्व सोवियत संघ कहीं लिखा मिले तो वो भी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसमें से कौन शामिल नहीं है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में? तो इसमें जाम्बिया शामिल नहीं है, बाकी इथोपिया शामिल है, सोमालिया शामिल है, जिबूती शामिल है। क्या होता है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका? तो जो अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ इसके कुछ राष्ट्र इस तरीके से हॉर्न के रूप में अवस्थित हैं। यह है इरिट्रिया है, सूडान है और इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, ये 5 देश क्या कहलाते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं। इरिट्रिया, सूडान, जिबूती, इंडोनेशिया, इथियोपिया और सोमालिया, इनको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, क्योंकि इन देशों की अवस्थिति अफ्रीका में एक श्रृंग के रूप में दिखाई देती है, हॉर्न के रूप में दिखाई देती है, इसीलिए ये संज्ञा दी गई है। आगे बात करते हैं, कौन सा कागज विनिर्माण उद्योग में उपयोगी होता है? तो दोस्तों कागज बनाने के लिए पौधे का क्या उपयोग करते हैं? रेशेदार पादप, यानी पौधों को हम जिस पौधे का उपयोग कागज बनाने में करेंगे उसको हम क्या करेंगे? पानी के साथ तनु रेशेदार मिश्रण, ठीक। तो जो कागज होगा, जो पेड़ होगा, उसके उत्पाद को हम क्या करेंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे और फिर उसको पानी मिलाएंगे और पानी में प्रवाहित करके एक पर्दे में उसको क्या करेंगे? फिल्टर कर देंगे। तो जो पानी होगा निकल जाएगा और जो रेशा होगा, फाइबर होगा, वो इकट्ठा हो जाएगा। इस तरीके से हमारा कागज बनता है। तो रेशेदार पादप, रेशा उपयोगी है, रेशेदार पादप का ही उपयोग किया जाएगा कागज बनाने में, जैसे बांस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्थानीय शीतल हवाएं उनके संबंध में कौन सा असत्य है? तो विलीवाव अलास्का सही है, पेनेंटी दक्षिण अफ्रीका सही है, हबूब सूडान सही है, ये सूडान है, ध्यान रखिएगा, सूडान। विली जो है इक्वेडोर, ये गलत है। क्यों?
क्योंकि ये विली विली ऑस्ट्रेलिया में है और ये जो चक्रवात आता है उसका नाम है विली विली। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया वाला, विली विली वाला। ठीक है, विश्व की प्रमुख जल संधियां हैं और उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में हमको क्या बताना है, मिलान करना है। तो मिलान करिएगा, इसमें से कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो दोस्तों इसमें से डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच अवस्थित है, बिल्कुल सही है। जल संधि क्या होती है, मान लीजिए दो एरिया है, ये जमीन के, ये जमीन है, एरिया है, इधर पानी है, इधर कोई सागर है, इधर भी कोई सागर है, तो ये जो क्षेत्र कहलाएगा ये जल संधि कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दो जल राशियां आपस में क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, लेकिन दो लैंड एरिया क्या हो रहे हैं, ये अलग हो रहे हैं, ये भी अलग हो रहा है, लेकिन जल क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो जल संधियां क्या करती हैं, जल क्षेत्रों को मिलाती हैं, स्थल भागों को अलग करने का काम करती हैं। तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच ये जो हम अमेरिका महाद्वीप देखते हैं, इधर ग्रीनलैंड है, यहाँ जो संधि है उसको हम डेविस जल संधि कहते हैं। डॉबर जल संधि, डॉबर जल संधि कहाँ है, अलास्का और रूस के बीच, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये स्थित है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कौन सी संधि है, डॉबर जल संधि, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। बॉस जल संधि जो है न्यूजीलैंड में अवस्थित है, ये भी गलत है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच कौन सी जल संधि है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग अलग करती है, मतलब दक्षिणी चीन सागर हो गया और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी सागर हो गया, चीन सागर नहीं, दक्षिणी सागर और तस्मान सागर उसको जोड़ती है, तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत। लुजोन, ताइवान और फिलीपींस तो सही, तो पहला और चौथा सही है। तो पूछ रहा है गलत कौन सा है, असत्य कौन सा, तो दूसरा और तीसरा गलत है, दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा तीसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें से कुछ नाम दिया हुआ है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर में नहीं है भैया, ये हैदराबाद में है। कहाँ है, हैदराबाद में, ध्यान रखिएगा, हैदराबाद कहाँ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी है। अभी आने वाले समय में अमरावती राजधानी हो जाएगा आंध्र प्रदेश की। यहाँ राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है हैदराबाद में, नागपुर में नहीं है, ध्यान रखिएगा। नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम से रखा गया है, तो नागपुर एयरपोर्ट का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम से रखा गया है, ध्यान रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री के नाम से वाराणसी में है, अन्ना के नाम से चेन्नई में है, डाबोलिम के नाम से गोवा में है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा खुला बंदरगाह है, ओपन पोर्ट कौन सा है, तो मुंबई है सबसे बड़ा, और उसके बाद है चेन्नई सेकंड। ठीक है, तो सबसे बड़ा मुंबई, उसके बाद चेन्नई। नेक्स्ट, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, तो विजयपुर, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस प्राधिकरण के द्वारा निर्मित की गई है, तो गैस प्राधिकरण के द्वारा निर्मित की जाएगी। तो कौन सी कंपनी है हमारी, गेल। गेल क्या है, महारत्न कंपनी है, ध्यान रखिएगा, महारत्न कंपनी यानी सबसे बड़ी कंपनी भारत की, टोटल 11 है जिनको महारत्न का दर्जा मिला है, गेल उन्हीं में से एक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये जो है हजीरा यानी गुजरात से लेकर विजयपुर माने मध्य प्रदेश, जगदीशपुर माने बिहार, इन सबको मिलाने वाली जो क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है वो बनाई गई है गेल के द्वारा, और ये जो है गुजरात से बिहार तक प्राकृतिक गैस सप्लाई का काम करती है। आगे बढ़ते हैं, असत्य युग्म बताइए, तो कुछ स्थापना दिया हुआ है और उसमें गलत कौन सा है, कुटीर उद्योग 1939 सही है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड रेशम बोर्ड 1949 सही है, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 ये भी सही है, अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ये गलत है क्योंकि इसकी स्थापना खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए, गांधी जी के सपनों को बढ़ावा देने के लिए 1954 में की गई थी, तो आंसर हो जाएगा 1954। आगे बढ़ते हैं, नीलगिरी पहाड़ी में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी जो है, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में है, और यहाँ जो जनजाति निवास करती है पशुपालक जनजाति है, टोडा। कैसी जनजाति है ये, पशुपालन का काम करती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में क्या होगा, खेती तो होगी नहीं, तो पशुपालन भेड़ बकरी पालेंगे और अपना जीवन बसर करेंगे। तो ये टोडा जनजाति है, टोड कोटा जनजाति है, ये कहाँ है, टोडा टोड कोटा नाम आए तो सीधा नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु टिक लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं, बताइए भैया। तो जिस तरीके से गरीबों को काजू नहीं मिलता,
तो उनके लिए मूंगफली जो होती है, मूंगफली, इसको गरीबों का काजू कहा गया है। ध्यान रखिएगा, गरीबों का काजू क्या होता है? मूंगफली। ऐसे ही जिस गरीब के बंगला नहीं होता तो अपने घर को ही वो रसोई को क्या कर लेता है? रसोई में लाल रंग कर लेता है। ठीक है, रसोई को लाल रंग से दीवारों को रंग लेता है, उसको कह देता है हमारा ये लाल बंगला है। तो लाल बंगला कौन सी जनजाति का है? भुंजिया जनजाति का। भुंजिया जनजाति कहाँ है? ओडिशा में है, और ओडिशा के अलावा किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, तो ये भुंजिया जनजाति का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि एक पुरानी मान्यता है कि इनका जो रहवास था वहां आग लग गई थी, इनका सामान वगैरह जल गया था, तो ये वहां की स्थानीय भाषा में जलने को भुंजना कहते थे। ठीक है, तो उनके नाम से ये भुंजिया जनजाति बन गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के किस रेल मंडल में उनके मुख्यालय के संबंध में गलत कथन का चयन करें? उत्तर रेलवे का मुख्यालय हमने बात करा था कि 18वां रेलवे मुख्यालय कौन सा है? विशाखापट्टनम। उत्तर रेलवे दिल्ली में है, सही है। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, सही है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर बिहार में, सही है। पूर्व रेलवे भुवनेश्वर, ये गलत है क्योंकि हो जाएगा पूर्व रेलवे का कोलकाता में। कहाँ है ये? कोलकाता में। भुवनेश्वर फिर क्या है? तो पूर्ववर्ती तटीय रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे, पूर्व तट रेलवे। तो पूर्व तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व तट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है, और कोलकाता में पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? तो बताइएगा। इंडो आर्यन समूह। भारत में 76% भाषा समूह है ये। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आएंगी? तो इसके अंतर्गत भाषा आती है हिंदी, संस्कृत, ठीक, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ये सब इसके अंतर्गत आती हैं। तो इंडो आर्यन समूह 76% भाषाई समूह है भारत में, सबसे ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। द्रविड़ियन क्या होता है? द्रविड़ियन दक्षिण की भाषा, तमिल, तेलुगु, इनका। नियाग्रा वाटरफॉल किस नदी, किस झील में अवस्थित है? तो दोस्तों ये जो नियाग्रा वाटरफॉल है, नियाग्रा जलप्रपात है, ये जो जलप्रपात है ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर, कनाडा यूएसए की सीमा पर नियाग्रा नदी में बनाया गया है। नियाग्रा नदी में बनाया गया है। और हमने बात करी थी कि कनाडा और यूएसए के बीच 5 झीलें हैं, 5 मीठे पानी की झीलें, दुनिया की सबसे बड़ी झीलें हैं। सुपीरियर झील सबसे बड़ी दुनिया की मीठे पानी की झील है, और उसी की सहायक 4 और है, तो उनका नाम है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ओंटारियो। ध्यान रखिएगा, इसमें से जो एरी और ओंटारियो झील है इनके बीच स्थित है नियाग्रा नदी प्रवाहित होती है, और वहां से नियाग्रा जलप्रपात क्या है? बनता है, वाटरफॉल। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में केवटी जलप्रपात, बहुटी, चचाई जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं। झीलों का देश किस महाद्वीप को कहा जाता है? महाद्वीपों में अवस्थित है। पूछा जा रहा है कि झीलों का देश कहाँ स्थित है? तो झीलों का देश है यूरोप महाद्वीप में। किसको कहा जाता है झीलों का देश? तो जहाँ ज्यादा झील होंगी, ठीक, ज्यादा झील जहां होंगी उसको हम झीलों का देश कहेंगे, वो देश है फिनलैंड। ठीक, कौन सा देश है वो? फिनलैंड है, और फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, और ये यूरोप में है। यूरोप में उत्तर में नॉर्वे, स्वीडन के पास में है, ये यूरोप महाद्वीप में है। तो झीलों का देश पूछा गया है तो हम बता देंगे सीधा यूरोप में है, फिनलैंड है उसका नाम। अगर ये स्टेटमेंट पूछे कि 1000 झीलों का देश, तो सीधा फिनलैंड ही बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। यूरोप व एशिया को अलग करने वाला प्रमुख सागर कौन सा है? तो बताएंगे कौन सा ऐसा सागर है जो यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करता है। तो दोस्तों इसमें जो सागर है उसका नाम है मारमरा सागर। मारमरा सागर ये तुर्की के पास है, और ये जो है यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करता है। ठीक, तो तुर्की जो राष्ट्र है वो यूरोप और एशिया महाद्वीप के मध्य में अवस्थित है, और वहीं स्थित है मारमरा सागर जो यूरोप और एशिया महाद्वीप की भौगोलिक सीमा का निर्धारण करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अमापा खनिज किसके लिए फेमस है? तो दोस्तों अमापा खनिज जो है, अमापा खनिज ये अवस्थित है मैंगनीज के लिए, और मैंगनीज के लिए कहाँ है? ये ब्राजील में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, ब्राजील में अमापा खान जो है, अमापा खदान है, वो मैंगनीज के लिए फेमस है, ब्राजील में है। ब्राजील कहाँ? दक्षिण अमेरिका में है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला की अगर बात करें तो सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला, और एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में है, लगभग 7200 किलोमीटर लंबी। ठीक है, 7200 किलोमीटर लंबी सबसे लंबी पर्वतमाला है। अगर पूछे दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला, तो सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी? हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 8848 मीटर, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। तो ये 7200 किलोमीटर एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी है, ऊंची पूछे तो हिमालय। आगे आता है गिब्सन और विक्टोरिया मरुस्थल, ये जो है कहाँ अवस्थित हैं? तो गिब्सन और विक्टोरिया मरुस्थल जो है, इन मरुस्थलों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये विक्टोरिया मरुस्थल हम देख सकते हैं सीधा अपना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ठीक, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखा जा सकता है। उसी कार्य आपको बताना है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां मरुस्थल 14 और 28 दिन तो है द्वीप है, वह महाद्वीप है यूरोप। आगे बढ़ते हैं, असत्य युग्म का चयन करें। यहाँ जो बताया गया है, एक तरफ दिया है जनजातियों का नाम एसटी और एक तरफ दिया है देश, तो बताइए कौन सी जनजाति किस देश में नहीं है या है? तो मिलान करते हैं, सेमांग मलेशिया बिल्कुल सही है, बुशमैन बोत्सवाना, कालाहारी रेगिस्तान, कालाहारी मरुस्थल जो है वहां बुशमैन जनजाति पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और यही कालाहारी मरुस्थल के पास से ही बोत्सवाना मोजाम्बिक जहां से टाइगर लाए गए हैं मध्य प्रदेश में श्योपुर में। वेद्दा जनजाति श्रीलंका में, बिल्कुल सही है। मसाई जनजाति जो है, मसाई जनजाति ये केन्या में होती है। कहाँ पाई जाती है जनजाति? मसाई केन्या में। और न्यूजीलैंड में कौन सी जनजाति होती है? माओरी, ठीक है, माओरी जनजाति। तो ये वाला जोड़ा गलत है, पहला आंसर हो जाएगा, क्योंकि मसाई कहाँ होगी? केन्या। केन्या कहाँ है? अफ्रीका में। न्यूजीलैंड में कौन सी है? माओरी। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो है, वो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे 44। पहले इसका नाम था नेशनल हाईवे 7, अब इसका नाम पड़ गया नेशनल हाईवे 44। इसकी लंबाई जो है 3745 किलोमीटर अवस्थित है। और ये किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है श्रीनगर को। श्रीनगर को कहां तक? कन्याकुमारी तक, माने उत्तर से दक्षिण तक 3745 किलोमीटर लंबा है। नेशनल हाईवे 44 उसका नामकरण हुआ है। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर, कटनी इन जिलों से गुजरता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चेनानी नासरी सुरंग कहां पर स्थित है? तो दोस्तों चेनानी नासरी सुरंग जो है, ये सड़क सुरंग किसमें हुआ? कौन सी है? सड़क सुरंग है, पर्वत के नीचे से इसको बनाया गया है और यह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। और जम्मू कश्मीर में ये जो सुरंग है नेशनल हाईवे 44 में ही स्थित है, ठीक, ध्यान रखिएगा, नेशनल हाईवे 44 में स्थित है, चेनानी नासरी को मिलाती है। भारत का चिकन नेक किसको कहा जाता है? तो चिकन नेक क्यों कहा गया है? जिस तरीके से जो चिकन होता है, मतलब मुर्गी का बच्चा या कहें मुर्गा या मुर्गी की जो गला होता है वो चिकन कहलाता है, वो चिकन नेक को उसको कहते हैं। तो ये जो भारत का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो ये जो है उत्तराखंड, यहाँ के बाद आता है सिक्किम, और सिक्किम के बाद ये पूर्वोत्तर राज्य होते हैं, यहाँ त्रिपुरा है, ये बांग्लादेश बन गया। तो ये जो गला है, ये देखिए कितना सकरा है, ये लगभग 17 किलोमीटर होता है, इसलिए इसको चिकन नेक कहा गया है। और यहीं से हम प्रवेश करते हैं अपने उत्तर पूर्वी भारत की ओर, ये जो 7-8 राज्य हैं यहाँ, तो इसको क्या कहा गया है? वो है ना, सिलीगुड़ी कहा गया है। क्या कहा गया है? सिलीगुड़ी, ठीक है, सिलीगुड़ी, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर सिलीगुड़ी है। 17 किलोमीटर चौड़ाई का ये चिकन नेक है। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे, सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों ये नया एक्सप्रेसवे बना है और ये लगभग 14 लेन का है। कितने लेन का बनाया गया है? ये 14 लेन का बनाया गया है, दिल्ली से मेरठ के बीच में। दिल्ली से कहां तक जाता है? मेरठ के बीच में। और यदि लंबा पूछे तो लंबा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, कितना है? 340 किलोमीटर। कहां से जाता है? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से कहां? गाजियाबाद से जाता है लखनऊ तक। ये उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार के समय बनवाया गया था, ठीक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्तमान में कौन सी कंपनी भारत के महारत्न कंपनी में शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसमें से जो कंपनियां हैं कौन सी नहीं है महारत्न में? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल सही है, कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL सही है, इंडियन ऑयल IOCL ये भी सही है, महानगर MTNL इसको शामिल नहीं किया गया है, तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र में, गर्मी क्षेत्र में जहां तापमान होता है, वहां की मरुस्थल क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? जेरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जेरोफाइट। मरुस्थलीय क्षेत्र में, चट्टानी क्षेत्र में जो वनस्पति होगी उसको हम क्या कहेंगे? जेरोफाइट कहेंगे। ये प्रश्न कई बार वनडे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर हमारा जो
पृथ्वी है, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहाँ सबसे ज्यादा कोल्ड रीजन होता है, ठंडा क्षेत्र होता है। और यहाँ पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी। और रॉबर्ट पियरी कौन थे? 1909 में ये यूएसए के व्यक्ति थे और इन्होंने किसकी खोज करी? उत्तरी ध्रुव की, और वहां ये पहुंचे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये वैज्ञानिक थे। आगे बढ़ते हैं। देश की पहली माइक्रोग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो दोस्तों ऊर्जा उत्पादन के लिए, विद्युत उत्पादन करने के लिए, हाइड्रोजन को वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत बनाए रखने के लिए जो एनटीपीसी मतलब तापी परियोजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में एक परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए की गई, उसको कहा जाता है आंध्र प्रदेश राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना, जो देश की पहली है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सौर ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो वह राजस्थान पहला राज्य है। ठीक है, पहला राजस्थान, दूसरा कर्नाटक और तीसरा गुजरात। पहला राजस्थान, ठीक, क्योंकि यहाँ ज्यादा तापमान होता है और यहाँ ज्यादा सौर ऊर्जा बनती है। मेकांग डेल्टा किस देश में स्थित है? तो दोस्तों मेकांग डेल्टा मेकांग नदी पे बना है, और मेकांग डेल्टा मेकांग नदी पर बना है। यह वह नदी है जो चीन से तिब्बत से निकलती है और तिब्बत से निकलकर लाओस, कंबोडिया और वियतनाम इन देशों में जाती है। और मेकांग गंगा परियोजना भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी हिस्सा है। भारत सरकार द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा विदेश नीति में एक्ट ईस्ट पॉलिसी मतलब पूर्व के देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में संबंध बनाना, उसी में से एक है मेकांग डेल्टा। तो मेकांग डेल्टा जो नदी है उसके द्वारा बनाया गया है। और ये पूछा गया कहाँ स्थित है? तो वियतनाम में जाकर मिलती है, वियतनाम से जाकर फिर सीधे सागर में प्रवेश कर जाती है। तो ये वियतनाम में इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस देश की सीमा काला सागर से नहीं लगती? तो दोस्तों इसमें से जो देश है, कौन सा देश है जिसकी सीमा नहीं लगती? तो वह देश रोमानिया सही है, सर्बिया गलत है, सर्बिया की नहीं लगती, जॉर्जिया की लगती है, बुल्गारिया की लगती है। ठीक, तो काला सागर आप मैप में जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किन देशों की सीमा इसके साथ लगती है, किस देश के साथ नहीं लगती। तो बुल्गारिया की लगती है, रोमानिया की लगती है और जॉर्जिया की लगती है। ये बाल्कन कंट्रीज कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। सर्बिया की नहीं लगती, सर्बिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। आगे बढ़ते हैं। व्यास परियोजना जो है कहाँ अवस्थित है? तो इसका निर्माण व्यास नदी पर नहीं किया गया है, ये गलत है, क्योंकि व्यास नदी पर ही किया गया है। इसका आरंभ होने से 61 में हुआ था, ये सही है। यदि बी 12 दिनों यह परियोजना स्थान राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जो उत्तराखंड गलत है, क्योंकि यहाँ इसके स्थान पर आ जाएगा पंजाब। ये स्टेटमेंट गलत है। इस परियोजना के अंतर्गत पोंग बांध और दोहर बांध का निर्माण हिमाचल प्रदेश में किया गया है, ये सही है। तो पहला और तीसरा गलत है, दूसरा और चौथा सही है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कैस्पियन सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां। तो दोस्तों कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है, हालांकि इसको सागर नाम दिया गया है आकार के कारण। तो ये झील है, सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, रूस में है। यूराल नदी मिलती है, टेरेक नदी मिलती है, वोल्गा नदी मिलती है, तीनों नदियां मिलती हैं। इसका आंसर तीनों हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। ग्लासगो शहर किस उद्योग के लिए फेमस है? तो दोस्तों ग्लासगो जो है, ग्लासगो एक शहर है स्कॉटलैंड का। स्कॉटलैंड कहाँ है? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। इंग्लैंड वगैरह सब देश शामिल हैं तो उसको यूनाइटेड यूके कहते हैं। और यहाँ जो है कोप 26 का आयोजन हुआ था। कोप 26 क्या था? जलवायु परिवर्तन पर बैठक करने के लिए विश्व के देशों का सम्मेलन था। इसको कोप 26 नाम दिया गया। ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड में। और वहाँ सबसे ज्यादा होता है जहाज निर्माण उद्योग, समुद्र के किनारे का देश है तो जहाज उद्योग फेमस है यहाँ से जहाज दुनिया में बिकते हैं। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों एंजल जलप्रपात जो है दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात, और यह जलप्रपात 979 मीटर ऊंचा है। ठीक, 979 मीटर ऊंचाई से नीचे गिरता है। और यह जो है कैरोनी नदी पर है। कैरोनी नदी कहाँ है? वेनेजुएला में है। और वेनेजुएला जो देश है, ये वेनेजुएला जो देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में वेनेजुएला देश में कैरोनी नदी पर या कैरोना नदी पर एंजल जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो 979 मीटर
ऊंचा है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। टीटीकाका झील किस देश की सीमा पर स्थित है? तो दोस्तों टीटीकाका झील जो है दुनिया की सबसे ऊंची नौकायन झील है। यहाँ नौकायन प्रतियोगिता या नौका चलाई जा सकती है और नौका झील है सबसे ऊंची और ऊंची में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो पेरू और बोलीविया दक्षिण अमेरिका के देश हैं, एंडीज पर्वतमाला से लगे हुए, वहां टीटीकाका झील अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा पेरू बोलीविया। आगे बात करते हैं, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो भ्रंश घाटी से कौन सी नदी बहती है? हमने बात करी थी कि नर्मदा और ताप्ती भारत की भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां हैं, दामोदर भी। तो भ्रंश घाटी क्या होती है? रिफ्ट वैली क्या होती है? जब दो पर्वत हैं, यहाँ से भी एक पर्वत है, इसके बीच से जो नदी जाती है उसको हम भ्रंश घाटी कहते हैं। और यह नदी बहुत तीव्र गति से जाती है, अपने साथ निक्षेपण पदार्थों को, अवसादों को नहीं ले जाती, इसीलिए यह नदियां अधिकतर जो डेल्टा है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ज्वार नदमुख या एस्चुअरी बनाती हैं, क्योंकि ये सपाट ढाल में चलती हैं। तो इसमें से जो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है वो राइन नदी है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक तरफ एक पर्वत है, एक तरफ दूसरा पर्वत है, इसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है ये वासजेस पर्वत, ठीक है, वासजेस पर्वत इसके बीच में है और यहाँ से नदी निकलती है, राइन नदी। और यह नदी कहाँ स्थित है? जर्मनी में। और जर्मनी में ही ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, वासजेस पर्वत स्थित है, उनके बीच से बहती है, ठीक। और राइन नदी घाटी कोयला नदी घाटी के लिए फेमस है। विश्व का सर्वाधिक जूट का उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान में जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और भारत और बांग्लादेश, पाकिस्तान जब विभाजित नहीं हुआ था तो इसीलिए बंगाल का क्षेत्र उपजाऊ हुआ करता था। जब हम लोग मगध महाजनपद इतिहास में पढ़ते हैं तो इसलिए फेमस था क्योंकि उपजाऊ था, वहाँ जूट ज्यादा होता था, अनाज भी होता था, ठीक। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा मैदान में ज्यादा होता है और वर्तमान में बांग्लादेश में ज्यादा होता है और भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार में ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा देश विश्व का अधिक यूरेनियम का उत्पादन करता है? दोस्तों यूरेनियम एक खनिज है, रेडियोधर्मी खनिज है और ये जो है परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, बिजली बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह बहुमूल्य खनिज है और इसका उत्पादन करने के लिए जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री भी है, यहाँ सबसे ज्यादा यूरेनियम होता है। सेकंड नंबर में कनाडा आता है, फर्स्ट में कजाकिस्तान आता है, ठीक है। और भारत ने चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड, चंद्रयान तृतीय जो भेज रहा है, दुनिया के सब देश भेज रहे हैं, उसका आंसर यही है कि वहाँ यूरेनियम है उत्पादन चंद्रमा में, उन सबको प्राप्त करना और उनका उपयोग किया जा सके, तो ऐसी संभावना तलाशना। आगे बात करते हैं, सौर ऊर्जा से संबंधित बहुत सारे कथन दिए हैं, उसमें से गलत कथन कौन सा है? असत्य मतलब जो गलत हो। सौर ऊर्जा से सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्राप्त की जाती है, बिल्कुल सही है। उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए अत्यंत उपयोगी है, ये भी सही है। सौर ऊर्जा का उपयोग सौर कुकर में, सौर हीटर में, तापक का मतलब होता है हीटर, ड्रायर मतलब सुखाने वाला, और सौर लाइट में किया जाता है। तीनों सही है, तीनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, आइसोडोपेन शब्द। तो दोस्तों भूगोल में ये शब्द जो बताता है आइसोडोपेन, ये क्या बताता है? तो आइसोडोपेन शब्द को समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक ये शहर है और इस शहर में यहाँ बाजार है, ठीक, यहाँ खनिज है और यहाँ आबादी है यानी उपभोक्ता है। तो कोई अगर प्रोडक्ट बनेगा वो खनिज प्राप्त होगा और उस शहर में फैक्ट्री होगी, फैक्ट्री में बनेगा और उसके लिए बाजार होगा यानी बिकेगा, और बिकने के अलावा यहाँ खरीदने वाले भी होंगे। ऐसा जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? आइसोडोपेन एरिया। और ये किसके लिए फेमस है? औद्योगिक स्थानीयकरण के लिए, मतलब उद्योग ऐसे ही स्थान में लगाए जाते हैं जहां उनके लिए खनिज यानी कच्चा माल मिले, कच्चा माल के अलावा विपणन की व्यवस्था हो, मार्केट हो और मार्केट के लिए परिवहन हो, ऐसी सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो दोस्तों अफ्रीका की एक नदी है, उसका नाम है लिम्पोपो नदी। तो दोस्त एक फैक्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। माही नदी कहाँ है?
भारत में है। भारत में कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ? धार जिले में। तो ये कर्क रेखा को कैसे काटती है? ये कर्क रेखा गई है और ये ऐसे 2 बार काटती है नदी, ठीक है। तो एक बार यूं काटे, फिर ये ऐसे प्रवाहित हो जाती है और खंभात के खड़े में जाके मिल जाती है। मकर रेखा लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, ठीक। मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी। और ये लिम्पोपो नदी कहाँ है? अफ्रीका में है। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो। कांगो भी कहाँ है? ये अफ्रीका में है। और ये वाली भी कांगो देश में है, भूमध्य रेखा में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन 3 रेखाओं को काटने वाली, 2 बार काटने वाली नदियां। आगे बढ़ते हैं। डेल्टा का निर्माण किन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते? यानी डेल्टा कहां बनेगा? जहां क्या होगा? गहरा समुद्र होगा, ठीक। क्या गहरा समुद्र नहीं होगा? उपस्थित पूछ रहा, नहीं होते तो गहरा समुद्र नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ कोई नदी आ रही है और यहाँ स्थल है, मान लीजिए चट्टानी एरिया है। अब यहाँ सागर जहाँ वो मिलना चाहती है, और वो समुद्र गहरा नहीं है, तो अगर ऐसे गहरा होगा तो डेल्टा नहीं बनेंगे, यानी वहाँ ज्वार नदमुख एस्चुअरी बन जाएगी, सागरी लहरें बन जाएगी। और यदि वो नदी आ रही है और यहाँ सागर नहीं है, तो यहाँ पास क्या होगा? ये गाद इकट्ठा हो जाएगा, इसके द्वारा कंकड़ पत्थर इकट्ठा हो जाएंगे और त्रिभुजाकार आकृति लगभग बन जाएगी, इसको हम डेल्टा कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा वहां बनते हैं जहां गहरा समुद्र नहीं होता है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सी नदियों में जो मुहाना है पक्षी के पंजे के समान है? तो वो उदाहरण है मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी आपको मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मैप में मिल जाएगी। उसके द्वारा जो मुहाना का मतलब होता है नदी का वह भाग जहां वो नदी अंतिम में सागर में मिल जाती है। तो इस प्रकार से उसके पक्षियों के पंजे के समान उसके द्वारा बनाए गए ये क्षेत्र होते हैं। तो ये किस तरह बन गया? लगभग पक्षी के पंजे के समान ऐसे उसके द्वारा बनाया गया है डेल्टा क्षेत्र, ठीक। तो ये मिसिसिपी नदी है, अमेरिका में है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। चीसा पानी गार्ज। तो गार्ज क्या होता है? तो दोस्तों गार्ज जो है जलप्रपात का बड़ा रूप होता है। मान लीजिए नदी यहाँ से आ रही है और बड़ी उसके पास ये पर्वत क्षेत्र से आ रही है, उसके बाद पर्वत क्षेत्र के बाद लंबी घाटी पड़ गई, तो ये जो पानी इसका गिरेगा नीचे तो दिखेगा तो जलप्रपात, लेकिन बहुत गहरा होगा। उसको हम क्या कहते हैं? गार्ज। गार्ज मीन्स गड्ढा, बहुत नीचे, कंदरा कहलाता है वो। और यह है नेपाल में। नेपाल में कौन सी नदी पे है? कर्णाली नदी में है, ठीक। नेपाल में वही है जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। नेपाल में कर्णाली नदी पे। कौन से देश में? नेपाल में। कौन सा गार्ज? चीसा पानी गार्ज। तो दोस्तों दुनिया के और भारत के भूगोल से संबंधित इन तथ्यों को विकल्पों के साथ 100 प्रश्नों की सीरीज के रूप में हमने जाना। आप अपनी तैयारी को ज्यादा जोर देकर हमसे साथ जुड़कर अपने परीक्षाओं पर सफलता प्राप्त करने का शतक लगा सकते हैं। इसीलिए हमने इस कार्यक्रम को नाम दिया है सिलेक्शन वाला शतक। तो दोस्तों कल फिर से हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ 100 प्रश्नों की सीरीज के रूप में। तब तक के लिए आपका स्वागत, धन्यवाद, जय हिंद।